Hey guys, welcome back to my channel. I know it's been a while since I uploaded a video. That's because I've been keeping really very busy these past few days. So from now on, I'll just try to be more regular. And without wasting any more time, let's just continue with the chapter which we were doing, alcohols, phenols and ethers. Alcohols और phenols तो हमने already खत्म कर दिया था. Now in this video, we are going to start with ethers, which is the last part of this chapter. ठीक है? Firstly, we are going to start with the classification of ethers. देखो ethers का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला इज ROR, यानी कि एक ऑक्सीजन आटम होगा और इस ऑक्सीजन आटम के दोनों साइड पे या तो तुम्हारा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर एराइल ग्रुप प्रेजेंट होगा. ठीक है, सो सच अ फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज ईथर. अब इस ईथर्स की हमें क्लासिफिकेशन करनी है. दो टाइप के ईथर्स हम पढ़ते हैं. फर्स्ट इज सिमेट्रिकल ईथर्स, जिसको हम सिंपल ईथर्स भी बोल सकते हैं. सेकेंड इज अनसिमेट्रिकल ईथर्स, जिनको हम मिक्स्ड ईथर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो जनरल फॉर्मूला है हमारे ईथर का ROR, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों साइड पे एक एक ग्रुप लगा हुआ है. राइट, अब देखो अगर ये जो दो ग्रुप लगे हुए हैं ये दोनों सेम ग्रुप्स हैं तब हम उसको कह देंगे सिमेट्रिकल ईथर या फिर सिंपल ईथर. बट अगर जो ऑक्सीजन के दोनों साइड पे ग्रुप्स लगे हैं दे आर डिफरेंट, देन इन दैट केस वी आर गोइंग टू कॉल इट अनसिमेट्रिकल ईथर या फिर मिक्स्ड ईथर. ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैंने यहाँ लिया ऑक्सीजन आटम, इसके एक साइड पे मैंने लगाया CH3 और दूसरी साइड पे मैंने लगाया यहाँ पे CH3. दोनों साइड पे CH3, तो ऐसी ईथर को जिसके ऑक्सीजन के दोनों साइड पे सेम ही ग्रुप लगा है इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर. और अनसिमेट्रिकल में तुम्हें ऑक्सीजन के दोनों साइड पे अलग ग्रुप्स लगाने होंगे. जैसे कि अगर तुमने इस साइड लगा दिया CH3 तो तुम इस साइड पे क्या लगा दो C2H5, इथाइल ग्रुप लगा दो. ठीक है, तो ऐसी ईथर को हम क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर. अब देखो यहाँ पे इस साइड और इस साइड दोनों ही साइड एल्काइल ग्रुप्स हमारे लगे हुए हैं. मिथाइल मिथाइल लगा हुआ है इस केस में. राइट, तो इस ईथर को हम एलिफैटिक ईथर भी कह सकते हैं. सिमिलरली इसमें भी ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, दिस इज इथाइल ग्रुप, तो दोनों क्या है? एल्काइल ग्रुप्स ही हैं. सो दिस इज आल्सो नोन एज एलिफैटिक ईथर. दोनों ही हमारे क्या हैं? एलिफैटिक ईथर्स. ये एरोमेटिक कब हो जाएंगे? जब इनके कोई भी एक साइड पे या दोनों साइड पे कोई एराइल रिंग लग जाएगी. ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे CH3 और CH3 को रिप्लेस करके इसकी जगह फिनाइल रिंग अटैच कर दी, C6H5 एंड C6H5. तो अब ये क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी एन एरोमेटिक ईथर. ऑल्दो ये एरोमेटिक ईथर है बट ये है तो सिमेट्रिकली, राइट, क्योंकि दोनों साइड सेम ही ग्रुप है ऑक्सीजन के. सो दिस इज सिमेट्रिकल एज वेल एज एरोमेटिक ईथर. और इसके केस में भी तुम एरोमेटिक बना सकते हो. अगर एक साइड भी तुम फिनाइल रिंग लगा दोगे तो वो एरोमेटिक हो जाता है. तो ऑक्सीजन सपोज मैंने यहाँ लगा दिया C6H5. ठीक है, यहाँ पे CH3 ही रहने देते हैं. सो दिस इज ऑल्सो एन एरोमेटिक ईथर जो कि कैसा है? अनसिमेट्रिकल है या फिर मिक्स्ड ईथर है. राइट, तो बस यही है, सिंपल सी क्लासिफिकेशन है तुम्हारी ईथर्स की, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल. राइट, अब देखो अब हम स्टार्ट करेंगे विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स. नॉमेनक्लेचर करने के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज. फाइन, तो नॉमेनक्लेचर के अंदर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट द कॉमन नेम एज वेल एज द आईयूपैक नेम ऑफ ईथर्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. मैंने लिया है CH3OCH3. तो तुम कॉमन नेम और आईयूपैक नेम कैसे लिखोगे पहले ये समझते हैं. ठीक है, जब भी तुम्हें कॉमन नेम लिखना होगा उस केस में तुम्हें ईथर वर्ड यूज करना पड़ेगा. ठीक है, जो भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप का नाम है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा? ईथर. तो ईथर वर्ड तुम्हें यूज करना पड़ेगा कॉमन नेम देते टाइम. ठीक है, और बाकी जो ऑक्सीजन के साइड में जो भी एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुम्हें लिखना होगा. तो यहाँ पे कौन से एल्काइल या एराइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं? ये एल्काइल ग्रुप्स ही हैं. दिस इज मिथाइल, दिस इज आल्सो मिथाइल, राइट. तो दो बार
मिथाइल है तो इसको हम लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, इसमें क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाओगे क्योंकि दोनों ही सेम ही ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डाई मिथाइल ईथर। को आईपैक नेम कैसे लिखोगे, देखो आईपैक नेम के लिए तुम्हें पहले चूज करना पड़ता है कि तुम्हारी मेन चेन कौन सी है और साइड चेन तुम किसको बनाओगे। ठीक है, ऑब्वियसली मेन चेन तुम उसी को बनाओगे जो तुम्हारी लार्जेस्ट चेन होगी, जो तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन होगी, राइट। यहाँ पे तो दोनों साइड ही लेंथ सेम ही है, तो लेट्स से कि हमने इसको एज अ मेन चेन ले लिया तो ये हमारी साइड चेन हो जाएगी OCH3, या फिर एज अ ब्रांच काम करेगा OCH3। तो OCH3 ग्रुप क्या होता है, OCH3 को हम कहते हैं मिथॉक्सी। ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर सिर्फ CH3 है दिस इज मिथाइल, अगर इसके आगे तुम ऑक्सीजन लगा दोगे ये क्या बन जाएगा, दिस इज मिथॉक्सी, ऑक्सी लग जाता है लास्ट में बस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसका आईपैक नेम तुम कैसे लिखोगे, दिस इज गोइंग टू बी मिथॉक्सी मीथेन, ये मीथेन वाली हमारी मेन चेन हो जाएगी। ठीक है, तो आईपैक नेम इसका हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। अब बाकी ट्राई करते हैं एक एक करके, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट योर सेल्फ, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, लुक एट द एग्जाम्पल्स एंड ट्राई इट योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड पे आ जाओ, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे तुम्हारे इथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है C2H5 यानी कि CH2CH3, तो दोनों साइड इथाइल ग्रुप्स हैं, तो इसकी नेमिंग भी कर दो। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी डाई इथाइल ईथर, दोनों साइड इथाइल ग्रुप है इसीलिए डाई इथाइल ईथर। और आईपैक नेम क्या हो जाएगा, लेट्स से कि ये मेन चेन है तो लास्ट में तो लिख दोगे इथेन, और इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, OCH2CH3 को, दिस इज नोन एज इथॉक्सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इथॉक्सी इथेन। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, देखो नेक्स्ट में हमने सिमेट्रिकल ईथर नहीं लिया है, अनसिमेट्रिकल ईथर लिया है। तो अनसिमेट्रिकल ईथर है, ऑक्सीजन के एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के दूसरे साइड पे मेथ एथ प्रो, स्ट्रेट चेन प्रोपाइल ग्रुप है, यानी कि N प्रोपाइल ग्रुप है, राइट। तो इसको तुम नेम कैसे करोगे, सबसे पहले करते हैं इसका आईपैक नेम। आईपैक नेम के लिए पेरेंट चेन तुम्हारी कौन सी हो गई, दिस वन, सो दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेन, राइट, दिस इज योर पेरेंट चेन। अब प्रोपेन के साथ क्या लगा हुआ है, OCH3, यानी कि ये क्या हो गया, मिथॉक्सी। पोजीशन भी मेंशन कर देना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सो 1 पे मिथॉक्सी लगा है, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, और इसका तुम कॉमन नेम कैसे लिखोगे, देखो एक साइड मिथाइल एक साइड N प्रोपाइल, तो M और P में से कौन सा पहले आता है, अल्फाबेटिकली M पहले आता है, राइट। सो यू आर गोइंग टू राइट मिथाइल फर्स्ट, पहले मिथाइल लिखोगे उसके बाद प्रोपाइल लिखोगे। ठीक है, इसको तुम या तो सिंपली प्रोपाइल लिख सकते हो, बट इट्स बेटर टू राइट N प्रोपाइल क्योंकि ये स्ट्रेट चेन प्रोपाइल है। ठीक है, ये आइसो की फॉर्म में भी हो सकता था, बट यहाँ पे स्ट्रेट चेन है इसीलिए हम नॉर्मल N यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, N प्रोपाइल ईथर, मिथाइल N प्रोपाइल ईथर। सो दोनों ही ग्रुप साइड वाले ग्रुप्स मेंशन करने होते हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या लगा देते हैं हम, ईथर फॉर कॉमन नेम, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, एक जगह तुम्हारा दिया है CH3, दूसरी जगह तुम्हारा दिया है C6H5, इसको थोड़ा ऐसे भी बना सकते हो तुम, बेंजीन रिंग के ऊपर तुम्हारा OCH3 ग्रुप अटैच्ड है, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो कॉमन नेम अगर हम इसका लिखना चाहें तो एक तो फिनाइल ग्रुप है C6H5 और दूसरा मिथाइल ग्रुप है, सो M और P में से अगेन पहले कौन आता है, अल्फाबेटिकली M पहले आता है, सो यू आर गोइंग टू राइट हियर मिथाइल फिनाइल ईथर। देखो ये हो सकता है कॉमन नेम, और इसका एक और कॉमन नेम होता है विच इज मोस्ट कॉमन, एनिसोल।
जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 अटैच होता है उसको हम एनिसोल भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इसके आईपैक नेम पे। इसकी आईपैक नेमिंग तुम कैसे करोगे? मेन चेन इसमें क्या हो जाएगी, पेरेंट इसमें कौन सा होगा, ये बेंजीन, ठीक है। तो दिस इज योर पेरेंट बेंजीन, इसके ऊपर तुम्हारा क्या लगा है, OCH3 विच इज मिथॉक्सी, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, वेरी इजी, मिथॉक्सी बेंजीन, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट कंपाउंड पे। देखो नेक्स्ट कंपाउंड भी ऑलमोस्ट सेम है, बस मिथाइल ग्रुप की जगह वहां पे इथाइल कर दिया है। सो ऐसे ही नेमिंग हो जाएगी इसकी भी। यहाँ पे हमने लिखा मिथाइल फिनाइल ईथर, ये क्या हो जाएगा, इथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। दिस वन इज गोइंग टू बी इथाइल फिनाइल ईथर। देखो इसका भी एक और कॉमन नेम होता है, वो भी तुम लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज फेनिटोल, राइट। ऐसे ही सेम तरीके से इसका आईपैक नेम भी लिख दो, OC2O CH2 CH3 ग्रुप अटैच है अगर बेंजीन रिंग पे, देन दैट वुड बी नोन एज इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। ये हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी ग्रुप लगा है किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट कंपाउंड पे। नेक्स्ट कंपाउंड में देखो जरा ध्यान से, हमारा C6H5 ग्रुप के ऊपर ये बड़ी सी चेन लगी हुई है। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा कि तुम्हारी पेरेंट चेन तुम कौन सी लोगे, ठीक है। इसको थोड़ा ओपन करके लिखते हैं, कितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे, दिस इज CH2 6 टाइम्स, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं ओपन करके, CH2 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 1 2 3 4 5 6 एंड CH3, ठीक है। ये पूरा कंपाउंड है हमारा। अब देखो इसमें बेंजीन रिंग में हमारे 6 कार्बन एटम्स होते हैं और इस चेन में देखो हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 कार्बन एटम्स हैं इस स्ट्रेट चेन में। सो दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज आवर पेरेंट चेन, ये हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी इस केस में, ठीक है। इस केस में तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स लगे थे, तो बेंजीन हमारी पेरेंट चेन थी, बट यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी आवर पेरेंट चेन, ठीक है। और पेरेंट चेन की नंबरिंग तुम यहाँ से कर सकते हो, 1 फिर 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। तो इसकी फर्स्ट पोजीशन पे OC6H5 ग्रुप अटैच्ड है, राइट। अब देखो इसकी कॉमन नेम और इसका कॉमन नेम और आईपैक नेम तुम कैसे लिखोगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन नेम की। तो कॉमन नेम के लिए इस साइड पे तो है फिनाइल और इस साइड पे क्योंकि 7 कार्बन एटम्स का है तो ये क्या हो जाएगा, हेप्टाइल, ठीक है। यहाँ पे है हेप्टाइल और यहाँ पे है फिनाइल। तो देख लो क्या पहले आता है अल्फाबेटिकली, H पहले आता है, सो द नेम इज गोइंग टू बी हेप्टाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। हेप्टाइल फिनाइल ईथर इज गोइंग टू बी द कॉमन नेम। और आईपैक नेम क्या हो जाएगा, ये हमारी मेन चेन है, यानी कि लास्ट में तो तुम पहले लिख दो हेप्टेन, राइट। और इस साइड पे है OCH3 ग्रुप अटैच्ड फर्स्ट पोजीशन पे, तो फिनाइल का क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी, ठीक है। बस ऑक्सी लगाना है हमें लास्ट में। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। आई होप दिस शुड बी क्लियर टू यू, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन हो जाएगा ये, ठीक है। बस जो भी तुम्हारा ग्रुप है अगर उसके आगे ऑक्सीजन लगाए तो उसके एंड में तुम ऑक्सी लगा देते हो, ठीक है। मिथाइल का मिथॉक्सी, इथाइल का इथॉक्सी, हेप्टाइल हो तो हेप्टॉक्सी, ऐसे ही फिनाइल हो तो फिनॉक्सी, फाइन। अब आ जाओ इस 7th कंपाउंड पे जो हमने यहाँ पे लिया है CH3O CH CH3 CH3। अब अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, जब भी कार्बन आटम से 2 CH3 ग्रुप्स ऐसे अटैच्ड होते हैं देन दिस ग्रुप इज नोन एज आइसो, ठीक है। ये मैंने काफी बार बताया हुआ है, ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, आइसो। तो अगर हमें इसकी कॉमन नेमिंग करनी है, कॉमन नेमिंग तुम कैसे करोगे, देखो ऑक्सीजन के एक एंड पे तो CH3 आ रहा है
और ऑक्सीजन के दूसरे एंड पे क्या आ रहा है यहाँ पे 1 2 3, टोटल कार्बन एटम्स है 3 और ये आइसो की पोजीशन में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस विल बी आइसोप्रोपाइल ग्रुप, राइट, दिस इज गोइंग टू बी आइसोप्रोपाइल, क्योंकि टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं 3, तो मेथड प्रो, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप और इस साइड मिथाइल ग्रुप, तो इसको फिर से तुम अल्फाबेटिकली लिख सकते हो, आईपैक नेम, दिस इज गोइंग टू बी मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ऑलराइट, ओके, सी यहाँ पे तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि M पहले आता है या I पहले आता है, क्योंकि आइसो को हम इंक्लूड करते हैं जब भी हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली I पहले आता है तो हम आइसोप्रोपाइल को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आइसो वाला I हम इंक्लूड करते हैं, राइट, तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, फाइन, और इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा, मेन चेन तुम्हारी यही होगी, यही वाली है बड़ी चेन, तो नंबरिंग स्टार्ट करो यहाँ से 1 2 एंड 3, तो सेकंड पोजीशन पे मिथॉक्सी लगा है, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 मिथॉक्सी एंड मेथ एच प्रो, दैट मीन्स प्रोपेन, तो सेकंड पोजीशन में मिथॉक्सी और मेन चेन है प्रोपेन। So this is how you are going to write the IPEC names and the common names. तो मैं कुछ एग्जाम्पल और ले लेती हूँ जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेटर हो जाए, ठीक है। देखो अभी हमने जो लास्ट कंपाउंड किया है उसका आंसर अगर तुम NCERT में देखोगे तो वहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर उल्टा दे रखा है। ऐसे एक और कंपाउंड करेंगे हम यहाँ पे जिसका NCERT में आंसर जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो उल्टा दे रखा है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना बस कि अगर तुम्हारे कंपाउंड के आगे आइसो, नियो या फिर साइक्लो इनमें से कुछ भी लग रहा है तब आइसो का I, नियो का N और साइक्लो का C, दे आर इंक्लूडेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बट अगर तुम्हारे कंपाउंड के आगे सेकेंडरी या टर्शरी, सेक या टर्ट लग रहा है, इनके S या T दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। बस इतनी सी चीज ध्यान रखो एंड यू विल बी सॉर्टेड। तो चलो चलते हैं, नेमिंग करते हैं इन कंपाउंड्स की। फर्स्ट यू कैन ट्राई टू नेम दीज कंपाउंड्स योरसेल्फ एंड ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो 8th कंपाउंड देखते हैं, हमारा 7 कंपाउंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका आईपैक नेम। तो यहाँ पे देखो मेन चेन कौन सी हो जाएगी हमारी, बड़ी वाली जो होती है, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट हम देखते हैं। तो इस केस में देखो एक साइड तो तुम्हारा मिथाइल लगा है CH3 और दूसरी साइड ये क्या है, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन इज गोइंग टू बी योर मेन चेन। तो साइक्लोपेंटेन के ऊपर तुम्हारा क्या अटैच्ड है, OCH3, तो इसको नंबर कर लो, ये हो गया 1। तो फर्स्ट पोजीशन पे है मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी साइक्लोपेंटेन, ये हो जाएगा तुम्हारा आईपैक नेम, राइट। और इसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे, कॉमन नेम के लिए दोनों साइड ग्रुप्स देखने हैं बस, मिथाइल साइक्लोपेंटाइल ईथर, ठीक है, मिथाइल साइक्लोपेंटाइल ईथर। हाँ ये चीज ध्यान रखना, पहले M आ रहा है या पहले C आ रहा है साइक्लोपेंटाइल का, तो अल्फाबेटिकली लिखना है हमें। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, साइक्लोपेंटाइल मिथाइल ईथर, साइक्लोपेंटाइल मिथाइल ईथर, फाइन। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, यहाँ पे हमारा एक जगह तो साइक्लोहेक्सेन है और दूसरी जगह है साइक्लोपेंटेन। तो मेन चेन कौन सी होगी, पेरेंट ऑब्वियसली साइक्लोहेक्सेन। तो आईपैक नेम लिखेंगे पहले, मेन चेन तो हो गई हमारी साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन से क्या लगा है देखो, O और साथ में साइक्लोपेंटाइल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटॉक्सी, ठीक है। साइक्लोपेंटाइल का हम क्या बना देंगे, क्योंकि इसके आगे O लग गया, सो दिस विल बी साइक्लोपेंटॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया आईपैक नेम। और इसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे,
एक साइड साइक्लोपेंटाइल, दूसरी साइड साइक्लोहेक्साइल ईथर, राइट। अब बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रखना है तुम्हें, P पहले आता है या फिर H पहले आता है, साइक्लो तो दोनों के आगे लगा हुआ है, बट पेंटाइल और हेक्साइल में देखना है तो H पहले आता है, सो यू आर गोइंग टू राइट हियर साइक्लो हेक्साइल साइक्लो पेंटाइल ईथर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट कंपाउंड पे। तो यहाँ पे अगेन वी हैव टू चेक दैट विच वन इज गोइंग टू बी आवर पेरेंट चेन। तो देखो बेंजीन में देयर आर 6 कार्बन एटम्स, और यहाँ पे अगर स्ट्रेट चेन में देखें 1 2 3 4 देयर आर 4 कार्बन एटम्स, तो ऑब्वियसली बेंजीन को ही हम यहाँ पे क्या मानेंगे एज आवर पेरेंट चेन। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं आईयूपैक नेम, तो बेंजीन हो गई हमारी पेरेंट चेन। अब बाकी के ग्रुप को नेम करते हैं। देखो बाकी बचा ये सारा ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे सबसे पहले 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन एटम्स हैं स्ट्रेट चेन में, और इसकी थर्ड पोजीशन पे तुम्हारा मिथाइल लगा हुआ है, तो 3 पे हम मेंशन कर देते हैं मिथाइल, 3 मिथाइल। अब बाकी का ग्रुप देखो क्या है 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स हैं स्ट्रेट चेन में जिसके साथ एक ऑक्सीजन लगा है, तो ये तो हो गया ब्यूटाइल, और इसके साथ अगर ऑक्सीजन लगा है तो हम इसको क्या लिखेंगे ब्यूटॉक्सी, राइट। तो हमारा हो जाएगा 3 पे मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। दिस इज गोइंग टू बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसका कॉमन नेम तुम क्या लिखोगे? कॉमन नेम के लिए ऑब्वियसली तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये किस टाइप का ग्रुप है। देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी कार्बन एटम से 2 CH3 लगे होंगे उसको हम क्या बोलेंगे आइसो। अब ये ग्रुप तो हो गया आइसो, बाकी काउंट करो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 एंड 5। तो इस पूरे ग्रुप को हम क्या नाम देंगे आइसोपेंटाइल, ठीक है। दिस इज आइसो और टोटल कार्बन एटम्स है 5, तो इस पूरे ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा आइसोपेंटाइल, और ये क्या है फिनाइल। सो आइसोपेंटाइल और ये फिनाइल ईथर। आइसोपेंटाइल हम इसलिए पहले लिखेंगे क्योंकि आई जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है इन कंपैरिजन टू पी। तो आइसोपेंटाइल फिनाइल ईथर, ये एनसीईआरटी में उल्टा लिख रखा है फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट कंपाउंड पे। देखो इन दोनों कंपाउंड्स के हम सिर्फ आईयूपैक नेम लिखेंगे, कॉमन नेम्स हमें नहीं लिखने हैं। तो 11th कंपाउंड पे आओ। यहाँ पे देखो 2 OCH3 अटैच है तुम्हारी चेन से, तो ऑब्वियसली जो मेन चेन लेंगे वो हम बीच वाली ही लेंगे, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर मेन चेन हियर मेथ एथ। इसको नंबर करो 1 2। तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम पे दोनों साइड तुम्हारे OCH3 ग्रुप्स अटैच हैं जिनको हम कहते हैं मिथॉक्सी। तो सबसे पहले आईयूपैक नेम लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा इथेन। तो तुम्हारी मेन चेन है तो उसको एंड पे लिख दो, और इथेन के फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है मिथॉक्सी, सो यू विल राइट इट एज 1,2 डाइमिथॉक्सी इथेन, right? 1,2 dimethoxy ethane. This is going to be the IUPAC name of this compound. अब आ जाओ लास्ट कंपाउंड पे। इसमें सबसे पहले देखो पेरेंट चेन। पेरेंट चेन तुम्हारी यही होगी, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, और इसके ऊपर जो तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं वो क्या है ब्रांचेस हैं, राइट। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो इस कार्बन एटम से तुम्हारे 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं और इससे एक ही ग्रुप अटैच्ड है, तो जिससे 2 ग्रुप अटैच्ड हैं इसको तुम फर्स्ट नंबर दोगे, देन इसको सेकंड। तो फर्स्ट पोजीशन पे 2 बार मिथाइल, सेकंड पे क्या है इथॉक्सी। सो हाउ विल यू नेम दिस कंपाउंड? फर्स्ट पे 1,1 डाइमिथाइल, और ये क्या हो जाएगा 2 इथॉक्सी। बट यू हैव टू चेक कि इथॉक्सी का ई पहले आता है या मिथाइल का एम पहले आता है। तो ई पहले आता है तो पहले हम इथॉक्सी को ही लिखेंगे, so you will write it as 2-ethoxy 1,1 डाइमिथाइल, और मेन चेन क्या है साइक्लोहेक्सेन,
right? 2-ethoxy 1,1-dimethyl cyclohexane ethoxy. So with this we finish our IUPAC naming. Now let's see the physical properties of ethers, जो हमें दो ही पढ़नी है, solubility and boiling point. So let's first start with the boiling point. देखो अगर हम ethers का boiling point comparison करते हैं with the alcohols, तो उनके comparison में इनका boiling point काफी कम होता है. Let's understand the reason. Suppose तुम्हारे पास ether present है कोई, let's say कि ROR ही है, इसको तुम्हें boil करना है, तो बहुत सारे ROR के molecules present होंगे in the liquid form, right? ये liquid लिया है हमें, जिसको हमें boil करना है. तो देखो ROR में यानी कि ether में they are only weakly polar, ठीक है? कोई इनमें strong dipole form नहीं होता है, they are only weakly polar in nature. And if they are weakly polar in nature, तो इनके अंदर जो भी force of attraction बन रही होगी वो भी weak ही होगी, right? और अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मच स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू द वीक फोर्सेस व्हिच आर डेवलप्ड बिटवीन टू ईथर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो दिस इज द रीजन, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ईथर के मॉलिक्यूल में वीक फोर्सेस हैं. सो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट दैट इज लेस देन एज कंपेयर टू अल्कोहल्स, राइट? तो इनका कंपैरिजन, इनके ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन हम कर सकते हैं विद द एल्केन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस. ठीक है, यानी कि अगर हम लें एल्केन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस, तो इसका कंपैरिजन हो सकता है विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स. इन दोनों चीज़ों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट कंपेरेबल होता है, बट ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से काफ़ी कम होता है. ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऐसा ऑर्डर तुम्हारा हो जाएगा. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है टू एक्सप्लेन द सेम थिंग. यहाँ पे देखो, आई हैव टेकन ईथर, यहाँ पे लिया है ब्यूटेनॉल, दिस इज योर इथॉक्सी इथेन, दिस इज ब्यूटेनॉल एंड दिस इज पेंटेन. तो इन सब का मॉलिक्यूलर मास जो है दैट इज ऑलमोस्ट सेम. तो इन्हीं का हम बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करेंगे. ईथर का है 307.6, यहाँ पे अल्कोहल का है 390 केल्विन एंड यहाँ पे एल्केन का है 309.1 केल्विन. तो देखो ईथर का और एल्केन का ऑलमोस्ट सेम आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, राइट? ऑलमोस्ट सेम ही है वैल्यूज, whereas in case of alcohol this is much larger due to the presence of hydrogen bonding in alcohols. ठीक है, तो ये ऑर्डर तुम लिख सकते हो फॉर बॉइलिंग पॉइंट. फाइन. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर्स व्हिच इज सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी हम चेक करेंगे इन वाटर कि कितना रेडली वो पानी में सॉल्युबलाइज हो रहा है. तो देखो, हमने ये देखा बॉइलिंग पॉइंट तो अल्कोहल्स का बहुत ज़्यादा था ईथर का, बट अगर हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी ईथर की और अल्कोहल की कंपेरेबल होती है. व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ईथर भी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा और अल्कोहल भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा. ठीक है, ये ईथर का मॉलिक्यूल है ROR, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है. अब वाटर के हाइड्रोजन जो होंगे दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ ईथर. तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, राइट? तो ईथर भी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा और अल्कोहल तो दिखाता ही है, वो हमने पहले देख ही रखा है, राइट? तो दोनों ही काफ़ी हद तक सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, ऑलमोस्ट कंपेरेबल. फाइन. फिर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा कौन सा आएगा? अल्कोहल ही आता है. तो यहाँ पे देखो, अल्कोहल और ईथर के दोनों की सॉल्युबिलिटी लिखी हुई है वैल्यूज. 9 ग्राम सॉल्युबल होता है अल्कोहल इन 100 ml ऑफ वाटर एंड 7.5 ग्राम सॉल्युबल होता है ईथर इन 100 ml ऑफ वाटर. तो ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज है. ठीक है, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे विद वाटर. फाइन. सो दीज आर द 2 physical properties that we had to do here. In the next video we are going to start with the preparation of ethers.